हाँ देखिए, ये हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ये एडी करंट पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग देख रहे थे कि किसी भी सॉलिड मेटल के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उस मेटल के अंदर इनफाइनाइट लूप्स में करंट पैदा हो जाएगा। उस करंट को हम लोग क्या कहते थे? एडी करंट कहते थे। तो इस करंट की वजह से ऑब्वियसली हीट का लॉस भी होता है। तो अगर आपको हीट का लॉस कम करना है, इसके लिए आपको एडी करंट कम करना होगा। तो उसके कुछ उपाय भी हम लोगों ने देखे थे, जिसमें पंचिंग था, स्लॉटिंग था और था लेमिनेटेड कोर्स का इस्तेमाल करिए। आप एक ही सॉलिड स्ट्रक्चर ना लेके आप प्लेट्स का इस्तेमाल करिए और हर दो प्लेट के बीच में कोई इंसुलेटर लगा दीजिए। ये सब देख रहे थे हम लोग। कुछ हमने इसका यूज भी देखा था। तो यूज में एक था कि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है, बोलिए ना, वो एक्चुअली अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाके ऑसिलेट करने लगेगा। तो इस ऑसिलेशन को रोकने के लिए एडी करंट के कॉन्सेप्ट का यूज होता है। दूसरा हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस था। तो इसमें होता था कि एक बहुत ही मोटे वायर से होके करंट पास कराया जाता है और इस करंट को लगातार चेंज किया जाता है। तो करंट को आप चेंज करेंगे तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो लगातार चेंज होगा। तो जैसे ही कोई मेटल का रॉड इसमें आप इंसर्ट करिएगा या कोई भी मेटल का स्ट्रक्चर इंसर्ट करिएगा तो इसके पास भी तो इनफाइनाइट लूप्स हैं। इन सारे लूप्स में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी इन सारे लूप्स में करंट पैदा हो जाएगा। बोलिए ना। और अगर ये करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हीट भी इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट का निकलेगा, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर गर्म हो जाएगा। इतना गर्म हो जाएगा कि ये थोड़ी देर के बाद पिघल भी सकता है। आप समझ रहे हैं? तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस। एक था ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम मैंने बताया था, ठीक है, बताता हूं मैं, सुनिएगा आप। मैं कह रहा था कि एक थाली ले लीजिएगा, कोई भी कंडक्टिंग थाली, स्टील का बना हो सकता है, कॉपर का बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का बना हो सकता है, और उस थाली में आप छेद कर दीजिएगा। क्या हुआ? बोलिए ना। थाली में क्या करना है? और एक इसमें पेंसिल हो गया चाहे पेन हो गया, उसको डाल के ऐसे करिएगा तो ये नाचेगा घिन घिन करके ऐसा। अब बहुत देर तक नाचता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसके सामने कोई चिपकाना नहीं है, खाली मैग्नेट को सामने लेके जाना है, अरे बोलो ना, आप देखिएगा अचानक से इसकी स्पीड तेजी से कम होने लगेगी और ये खटाक से रुक जाएगा। मैंने पहले अगर रुकने में इसको 1 मिनट लगता था, अब तो ये 10 सेकंड में रुक जाएगा। अरे बोलिए। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेकिंग सिस्टम्स में। और ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है उसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये कोई चक्का है, ये कोई मेटेलिक व्हील है, जैसे ट्रेन्स वगैरह का जो चक्का होता है वो लोहा का ना बना होता है। हाँ, ये नाच रहा है। अब हमको इसको रोकना है तो हम इसके सामने मैग्नेट लेके जाएंगे। बोलिए। हाँ, हालांकि सिर्फ सामने ही ले जाना उतना ठीक नहीं रहेगा। एक सामने रखिए तो एक पीछे भी रखिए, ताकि ये नॉर्थ पोल हो और ये तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सीधा सीधा हो जा। अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड घूम के वापस आ जाएगा इधर से। तो मैग्नेटिक फील्ड को सीधा करने के लिए ना जस्ट सामने में आप एक और मैग्नेट रख सकते हैं। तो एक समझिए इधर है और एक पीछे से है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं जाएगा। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इतने दूर में है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। तो जब ये चक्का नाचेगा, बोलिए, तो बताइए इस चक्के में टोटल कितनी लूप्स हैं? इनफाइनाइट लूप्स। हम जहां ड्रॉ करते हैं वहां एक लूप है। बोलिए ना। तो एक लूप मैं ड्रॉ करता हूं, देखिए यहां पर। क्या लगता है ये लूप क्या पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में है? क्या नहीं है, लूप का छोटा सा हिस्सा है। चक्का के नाचने के दौरान ये लूप जब अंदर जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बढ़ेगा, तो ये लूप अपने अंदर करंट पैदा कर लेगा। जा, फिर ये लूप जब बाहर निकल रहा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार कम होगा, फिर ये करंट पैदा कर लेगा। अरे आप समझ रहे हैं क्या? तो ये लूप अंदर जाते समय भी अपने अंदर करंट पैदा करेगा, बाहर आते समय भी अपने अंदर करंट पैदा करेगा। आप समझ रहे हैं? क्या लगता है एक एक लूप है? जस्ट इसके पीछे एक और लूप है, इसके पीछे एक और लूप है। आप समझ रहे हैं? यानी हर इंस्टेंट पे कोई ना कोई लूप जरूर होगा जो अंदर जा रहा होगा, कोई ना कोई लूप जरूर होगा कि जो, और कोई ना कोई नहीं,
ढेर सारे लूप्स होंगे जो अंदर जा रहे होंगे, ढेर सारे लूप्स हैं जो, और उन सारे लूप्स में करंट पैदा होगा जिसको हम एडी करंट कहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होगा, गर्म होगा, बोलो, और हीट का लॉस होगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आखिर ये हीट एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म से कन्वर्ट हुआ होगा ना। तो कौन सी एनर्जी थी इस चक्के के पास, काइनेटिक एनर्जी थी। वही काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और ये चक्का जल्दी से रुक जाएगा। इसका इस्तेमाल हाई टेक्नोलॉजी में ब्रेकिंग सिस्टम्स में होता है, क्योंकि इससे एक फायदा होता है। पहले ट्रेन को कैसे रोका जाता था, इसके ऊपर एगो, जैसे आपका साइकिल होता है, साइकिल में एगो रबड़ होता है, रबड़वा घिसटाता है तो रुकता है। तो इससे क्या है कि रिम भी घिसटाता है, वो रबर भी घिसटाता है। कुछ दिन के बाद आपको वो रबर चेंज करना पड़ेगा, ढेर घिसटा जाएगा तो रिम भी चेंज करना पड़ेगा। अरे बोलिए ना, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे घिसटाने वाली कोई बात ही नहीं है। हमको मैग्नेट को दूर ही न रखना है, तो कोई एक चीज है जो घिसटाएगा, यानी ये चक्का ज्यादा दिन तक चलेगा। अरे बोलो ना, हाँ ठीक है। तो इससे भी ऐसा नहीं है कि वो चीज एकदम हटा दिया जाएगा, वो भी रहता है, लेकिन हम मैग्नेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं चक्के को रोकने के लिए। तो कह सकते हैं कि एडी करंट का इस्तेमाल कहाँ होता है, ब्रेकिंग सिस्टम में। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में तो पहले होता था, अब जो पावर मीटर वो सब डिजिटल ना गया है, अब इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। पता नहीं आपने वो कभी मीटर देखा है कि नहीं, लकड़ी के एक बक्से में एक छोटा सा ऐसा ठोका हुआ होता था ब्लैक कलर का, देखा है क्या तुमने? उसमें ऐसा मैकेनिकल डायल होता था जो घूमता था और पता चलता था कि कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ है। उसके नीचे एक स्लिट होता था, दरार होता था, जिसमें अगर आपको याद होगा तो एगो पहिया घूमते रहता था। ये तुमको याद नहीं होगा, ये मैंने अपने बचपन में देखा है। तो तुम तो ऑब्वियसली उस समय पैदा हुए ही नहीं होगे। पहिया नाचता था, वो पहिए के नाचने के पीछे की वजह होती थी एडी करंट। तो वो आजकल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर 4 गो यूज पूछेगा तो एगो चिपका देना ये भी, लेकिन आजकल ये यूज नहीं होता। क्या बोलते हो? लेकिन 2 गो जो एकदम खूब बढ़िया तरीके से यूज होता है, वो एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस और एक है बाबू ब्रेकिंग सिस्टम में। ठीक है, चलिए क्या बोलता है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। वो कौन सा डिवाइस है जिसमें एडी करंट के इफेक्ट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या हम ब्रेकिंग सिस्टम में इस्तेमाल नहीं करते हैं? करते हैं। क्या हम फर्नेस में इस्तेमाल नहीं करते? क्या हम हीटिंग एलिमेंट हीटर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं? एकदम करते हैं। मैंने अब थोड़ा मान के चलो कि वो फर्नेस है, इलेक्ट्रिक हीटर जो है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। अब समझे नहीं? ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है ना, इसको हम वो वाला हीटर मान सकते हैं। कौन वाला हीटर जो नाइक्रोम से बनता था? ए तेरी भला, अरे नाइक्रोम से नहीं बनता था हीटर, हैं? हीटर ऐसा जो नाइक्रोम से बनता था, ये वाला हीटर। तो क्या ये ईडी करंट के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है? नहीं। ये कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है? इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है। अरे यार, अरे हम इधर से करंट भेजेंगे है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, तो वो उस करंट की वजह से गर्म होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यहां एडी करंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर को ये वाला हीटर समझते हैं, तो यहां हम एडी करंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहां हम तार के रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं गर्म होने के लिए। अरे बोलिए ना। तो इस पे डाउट आ रहा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस भी बोल दिया और फिर इलेक्ट्रिक हीटर भी बोल दिया। ध्यान से देखा जाए तो दोनों का काम एक ही होता है, ये भी गर्म करता है, ये भी गर्म ही करता है ना। तो बच गया एगो इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ भी इस्तेमाल नहीं होता एडी करंट के कॉन्सेप्ट का। मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, एक आयरन के कोर के ऊपर हम लोग तार लपेट देते हैं और इधर से हम लोग करंट भेजते हैं। तो करंट भेजेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इधर से आके इधर से होकर वापस चला जाएगा, इधर से आके इधर से होकर वापस चला जाएगा। बोलो ना,
ये बीच वाला जो है सीधा सीधा चल जाएगा। आपको नहीं लग रहा ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह हो गया, जिसमें एन में से निकल रहा है इसमें वापस आ रहा है, एन में से निकल रहा है इसमें, अरे बोलो ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसमें हम करंट को लगातार चेंज नहीं कराते हैं। जा हम एक बार कांस्टेंट करंट दे देते हैं, वही करंट रह जाता है। इसमें डीसी करंट यूज होता है, और जब करंट चेंज नहीं हो रहा है तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज, हम एकदम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ना चाहेंगे। अरे यार हाँ, मतलब स्टीडी मैग्नेटिक फील्ड चाहेंगे। तो इसमें हम करंट को लगातार चेंज नहीं कराते। एक बार 10 एम्पियर का करंट दे दिया तो दे दिया, या तो एकदम जीरो कर देंगे, ना तो देंगे तो एकदम 10 एम्पियर। अरे बोलो ना। हाँ ये अलग बात है, स्विच ऑन करोगे तो जितनी देर तक करंट बढ़ के 10 एम्पियर होगा उतनी देर तक इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उतनी देर तक इस मटेरियल में ईडी करंट पैदा होगा। लेकिन वो मान लो अगर 1 सेकंड लगा है उतना होने में, तो बस वही 1 सेकंड तक ही ईडी करंट प्रोड्यूस होगा इसमें। क्या जाने तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ईडी करंट कब पैदा होता है? जब आप किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर का फ्लक्स लगातार चेंज करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में ना कांस्टेंट करंट दिया जाता है, ये करंट वेरिएबल नहीं होता है। सुन रहे हो? अब करंट वेरिएबल नहीं है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल, अब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नहीं होगा तो फ्लक्स वेरिएबल नहीं है, फ्लक्स वेरिएबल नहीं होगा इसके अंदर कोई एडी करंट नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो हम एकदम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यही आंसर सबसे खूबसूरत है। अब ये बात रहा इलेक्ट्रिक हीटर का, तो चलिए हम मान के चल सकते हैं कि जैसे इंडक्शन चूल्हा जो होता है जा, इसको अब हम इलेक्ट्रिक हीटर अगर मान ले तो ठीक है। अब बोलो, क्योंकि भट्टी तो बोलेंगे नहीं इसको हम, या तो चूल्हा बोलेंगे नहीं तो हीटर ही ना बोलेंगे, ये भी तो गर्म ही ना करता है बर्तन को, याद आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक हीटर अगर इस टाइप का है तो वो ईडी करंट के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। तो ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। कौन नहीं करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका सही आंसर होगा। द मोशन ऑफ अ कॉपर प्लेट इज डैम्प्ड व्हेन इट इज अलाउड टू ऑसिलेट बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। एक कॉपर का चंद्रयान कब उतर रहा है? 6-4 में। वाह, है क्या? अच्छा रुको चला देता हूँ, सुनो ना 1 सेकंड, 1 मिनट इधर देखो यार। मैं कह रहा है कि कॉपर का प्लेट है, उसकी डैम्पिंग हो रही है जब उसको हमने ऑसिलेट कराया एक बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। 2 मैग्नेट्स के पोल के बीच में जब हमने कॉपर प्लेट को ऑसिलेट कराया तो उसकी डैम्पिंग हो रही है। डैम्पिंग होने का मतलब हुआ उसका एम्पलीट्यूड लगातार कम हो रहा है। अरे बोलो ना। कह रहा है अगर स्लॉट्स कट कर दिए जाए उस प्लेट के अंदर, प्लेट के अंदर स्लॉट्स कट कर दिए जाए तो बताइए डैम्पिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डैम्पिंग और तेज हो जाएगा कि डैम्पिंग कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले जितना तेजी से वो डैम्प्ड हो रहा था अब उतना तेजी से वो डैम्प नहीं होगा। बोलेंगे डैम्पिंग कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सही है। चलिए, बिहार बोर्ड कह रहा है व्हाट आर ईडी करंट, बता देंगे। जब भी किसी सॉलिड मेटल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर के इनफाइनाइट लूप्स में करंट पैदा हो जाता है। उन्हीं करंट्स को बोला जाता है ईडी करंट ना, जो कि हीट का भी लॉस कराता है। अब उसमें आप जितना लिख लीजिए। गिव इट्स 2 यूजेस, आप इसके 2 यूज बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस और कहाँ ब्रेकिंग, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब गैल्वेनोमीटर भी मूविंग कॉइल जनरली अब नहीं आता है, अब वो भी सब डिजिटल हो गया है। अब समझ रहे हैं? तो सब मैकेनिकल चीजें अब पुराने जमाने की बातें हो गई, अब हर चीज डिजिटल हो गया है। बोलो ना। थर्मोमीटर में भी पहले पारा का इस्तेमाल होता था, अब वो भी डिजिटल हो गया है। अब वो ये अब हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है।
अब उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है थर्मोमीटर, है कि नहीं। लेकिन एकदम आज के जमाने में एकदम जो खूब बढ़िया से यूज हो रहा है वो है ब्रेकिंग सिस्टम में और कहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस में। तो ये दो एकदम शानदार आंसर रहेगा बिहार बोर्ड 2018। फिर बिहार बोर्ड 2012 2 नंबर, वाई इज कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर लेमिनेटेड। ट्रांसफॉर्मर के कोर को क्यों लेमिनेट किया जाता है, माने क्यों जब प्लेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं तो दो प्लेट्स के बीच में एक लेमिनेशन होता है, क्यों, ताकि हम डैम्पिंग कम कर सकें। इसमें कौन सी का डैम्पिंग हो रहा है रे भाई, अरे हम एडी करंट ना कम कर सकें। हाँ फोटो तो बना के हम दिखा देंगे, बोल देंगे कि अगर ऐसा रहा तो बड़े बड़े लूप्स में एडी करंट पैदा होगा और हीट का लॉस ज्यादा होगा। लेकिन लेमिनेट, सुनिए ना, लेमिनेटिंग प्लेट्स का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, लेमिनेटिंग प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, करंट जो एडी करंट जो है वो बड़े बड़े लूप्स में पैदा, छोटे छोटे लूप्स में पैदा होगा, जिसकी वजह से हीट का लॉस जो है वो काफी कम हो जाएगा। ऐसा अपने लैंग्वेज में बता देंगे, मन करेगा फोटो भी बना देंगे और खूब भरपेट नंबर मिल जाएगा। बिहार बोर्ड है 5 नंबर में, देखो डिफाइन एडी करंट, बता देंगे क्या है एडी करंट, कैसे पैदा होता है। तो जब भी किसी सॉलिड मेटल या सॉलिड कंडक्टर के अंदर का फ्लक्स चेंज होता है तो उस फ्लक्स के चेंज का अपोज करने के लिए उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है, अरे बोलिए ना, और फिर उस ईएमएफ की वजह से एडी करंट पैदा होता है, ये बता देंगे। इन व्हाट सेंस आर दीज करंट्स अनडिजायरेबल इन अ ट्रांसफार्मर, किस सेंस में ये ट्रांसफार्मर के अंदर अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाहते हैं, किस सेंस में, हीट के डिसिपेशन के सेंस में, क्योंकि एडी करंट ट्रांसफार्मर में हीट का लॉस करा देती हैं, तो ये हमारे लिए अनडिजायरेबल है, ये हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ हीट का लॉस हो। चलो फिर कहता है एंड हाउ आर दीज रिड्यूस्ड इन अ डिवाइस, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय 3 मेथड्स, आइदर पंचिंग और क्रिएटिंग स्लॉट्स या स्लॉटिंग, और क्या, बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर्स, लेमिनेटेड कोर्स का इस्तेमाल करके। तीनों 5 नंबर का है तो लिख देना आप। चलिए थीटा बराबर ओमेगा टी, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेंगे कि जैसे मान लीजिए, यहीं पे समझ लेते हैं, मान लीजिए एक रॉड है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग देखेंगे। एक रॉड नाच रहा है 10 डिग्री पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से, क्या है ये 10 डिग्री पर सेकेंड, बोलो जल्दी, एंगुलर वेलोसिटी है। तो t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए वो यहाँ है, कुछ देर के बाद वो अगर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ पहुँचता है, कौन बताएगा इस दौरान उसने कितना एंगल रोटेट किया है, अरे 10 डिग्री पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, तो 3 सेकंड में कितना रोटेट करेगा, 30 डिग्री, 1 सेकंड में 10 डिग्री, 2 सेकंड में 20 डिग्री, 3 सेकंड में। अब सवाल है कि ये थीटा बराबर 30 डिग्री तुमको मिला कैसे है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ही ना मिला है, मल्टीप्लाई करो तो बाबू 10 डिग्री पर सेकंड को मल्टीप्लाई करो 3 सेकंड से सेकंड कट गया, और ये 30 डिग्री नहीं हो गया, तो याद रखिएगा थीटा बराबर होता है, और आने वाले नेक्स्ट चैप्टर एसी में ये बहुत काम आएगा, थीटा बराबर ओमेगा टी, बोलो थीटा बराबर क्या, ओमेगा टी, सही है, फिर से बोलो क्या, थीटा बराबर ओमेगा टी। चलो ठीक, सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया ना वही है, कह रहा है कि एंगुलर पोजीशन ऑफ अ लाइन फलाना ठिकाना 3 सेकंड बाद ऐसा कुछ पूछ रहा है, आंसर 30 डिग्री होगा। चलो ना ठीक, चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दे का नाम है एसी जनरेटर। यहाँ एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। सुनिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है
जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार चेंज होता है? बोलिए। जैसे अगर ये यहाँ पे कोई एसी, एक होता है डीसी सोर्स और एक होता है एसी सोर्स। बाबू डीसी सोर्स में ना एक बार अगर 10 एम्पियर करंट आ गया तो एक कांस्टेंट रहेगा। अब 75 घंटा भी तुम इसको ऑन रखोगे तो 10 ही एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। लेकिन एसी सोर्स में क्या होता है, स्विच ऑन करोगे ना तो पहले करंट होगा 0, फिर करंट इधर बढ़ना शुरू होगा 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, कितना 10 एम्पियर। बोलो। फिर वो करंट कम होना शुरू होगा। अब 10 एम्पियर से 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0। अब करंट इधर से जाएगा, फिर 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, फिर वो करंट कम होना शुरू होगा 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 2 एम्पियर, कितना 0। सही है? हाँ बाबू। तो एसी सोर्स से निकलने वाला जो करंट है वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि ऐसा वो क्यों करता है, आखिर उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उससे निकलने वाला करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। क्या आप इस चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं? अदरवाइज डेरिवेशन 2 लाइन का है बस इसका, कि सही में समझना चाहते हो? आप समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है, हम तब जब आपकी डिमांड है तो वो तो पूरी होगी ही, आप लोग तो मालिक हैं। हाँ, हमको आप दीजिए एक कूट वाला कॉपी, कूट वाला कॉपी दीजिए। है क्या? लाइए। वो कौन सा कूट है? अरे कूट मतलब कूट होता है ना, आपके पास नहीं है क्या? हैं? क्या बात करते हो यार, आप अच्छा छुपा के रखा है सब। लाओ इधर। गंदा हो जाएगा इन लोगों का कॉपी, अगर ये लोग दे देगा तो बाप रे बाप। सुनो इधर देखो, और जो मैं पूछूंगा वो बताओ खाली। सुनो 1 मिनट, बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे हम लोग। एसी जनरेटर काम कैसे करता है। अच्छा, एसी जनरेटर का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? जनरेटर का मतलब क्या हुआ? पैदा करने वाला। एसी जनरेटर का मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट को पैदा करने वाला, एसी करंट को पैदा करने वाला। तो एसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल होता है। होता क्या है, एक होता है इधर नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट, एक होता है इधर साउथ पोल वाला मैग्नेट। कैन यू सी दीज 2 मैग्नेट्स? यस। अब सुनो, नॉर्थ पोल में से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। ठीक है, जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके। एक कोयल होता है जिसको आर्मेचर कोयल बोला जाता है। बोलो जल्दी। मकसद होता है इस कोयल को नचाते रहना। क्या मकसद होता है? बस नचा। अब आप इसको कैसे भी नचाइए। तो जनरली हमारे घरों में जो जनरेटर यूज होता है उसमें इस कोयल को नचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डीजल डाल देते हैं, जला देते हैं। अब उसके अंदर कुछ कंबशन रिएक्शंस होती हैं जो कि इस आर्मेचर कोयल को नचाती हैं। आपने देखा भी होगा, एगो चक्का है जो बाहर नाचते रहता है। तो उस चक्का बाहर नाच रहा है, उससे लेना देना नहीं है। वो चक्का अंदर जुड़ा होता है एक आर्मेचर कोयल से। एक्चुअली वो कोयल नाच रहा होता है। अब देखिए होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं। अब शुरू में मान लीजिए कोयल ऐसा है, कैसा है? ऐसा है। तो मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है अभी एकदम मैक्सिमम। थोड़ा सा अगर ये नाच गया तो वो फील्ड लाइन जो यहाँ क्रॉस कर रहा था वो नहीं ना क्रॉस करेगा। तो फ्लक्स क्या हो रहा है? कम होते होते कितना? 0। पैरेलल लाइन 0 फ्लक्स। अब फिर फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। अब ये अलग बात है कि एक बार इधर से जा रहा था, अब एक बार, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, फिर घटते 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 कितना? 0। फिर बढ़ते 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 कितना? मैक्सिमम। फिर घटते 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 कितना? अरे भाई, यानी हम इसको लगातार नचाते रहें तो इसके अंदर का फ्लक्स लगातार, और अगर फ्लक्स
लगातार चेंज हो रहा है तो ये अपने अंदर लगातार ईएमएफ इंड्यूस्ड रखेगा। और अगर इसके अंदर ईएमएफ लगातार इंड्यूस्ड है तो इस अगर आपने कहीं किसी बल्ब बल्ब से जोड़ा है तो बल्ब भी लगातार हो गया। यही बेसिक प्रिंसिपल है। अरे बोलो भाई, हम बस इसको नचाते रहना है, आप कैसे भी नचाइए। अगर ये नाचते रहेगा तो इसके अंदर हमेशा ईएमएफ इंड्यूस्ड रहेगा, वोल्टेज पैदा करता रहेगा ये, और बल्ब आपका जलता रहेगा। सही है। लेकिन एक चीज अभी भी हमको समझ में आए कि आखिर करंट अपना डायरेक्शन क्यों बदलता है। हेलो, वो हम समझे क्या? समझे? तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। इधर देखिए, सुनिएगा ध्यान से। आर्मेचर कॉइल है ये, क्या है? हम इसको 4 स्ट्रेट सेक्शंस की तरह ट्रीट करेंगे, 1 2 3 और 4। इसको हमको नचाना है तो हम देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन सा सेक्शन है जिसमें ईएमएफ पैदा होगा ना, किसमें किसमें पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले बताइए, इस वाले सेक्शन में ईएमएफ पैदा होगा क्या? पैदा होगा, बोलो जल्दी। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है। अच्छा, पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर एक एल लेंथ के रॉड को v स्पीड से b मैग्नेटिक फील्ड में लेके आप क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो इसमें ईएमएफ पैदा होता है जो कि होता है VBL। बोलो। चाहे अगर आप एक रॉड जिसका लेंथ L है उसको ओमेगा वेलोसिटी से एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कितना? ओमेगा BL²/2। याद आया? तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं। बताइए होगा क्या? आप सवाल ही मेरा नहीं समझ रहे, रुकिएगा एक सेकेंड, सुनिए। पहले तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, और अगर मैं इसको ऐसे नचा रहा हूं, तो आप समझ रहे हैं मैं कैसे नचा रहा हूं? मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेन में ना नचा रहा हूं, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलिए मैं एक एंड के अबाउट अगर नचाऊं तो बताइए, तो होगा ओमेगा BL²/2। लेकिन अगर मैं ऐसे नचा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, आप समझे नहीं, और मैं इसको इसी प्लेन में नचा रहा हूं, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। रीजन बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये रॉड है और इसको नचाया जा रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इधर, तो बताइए लेंथ हो गया इधर, वेलोसिटी हो गई इधर, हाँ मैग्नेट, तीनों एक ही प्लेन में ना गया, तीनों क्या हो गया? जबकि हमको तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चाहिए थे, तो हम किसी एक का कंपोनेंट इधर तोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री तक आते आते कंपोनेंट हो जाएगा 0। समझ रहे हैं? तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी के प्लेन में आप नचा रहे हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाबू, सारा खराश निकाल दूंगा मैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रॉड है, अच्छा है, ये जो रॉड है ये उसी प्लेन में रोटेट कर रहा है जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। अरे बोलो ना, इसमें और इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो इस आर्मेचर कॉइल में अगर कहीं ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वो यहां होगा, ना तो यहां होगा, बस यही दोनों सेक्शन में होगा। सही है। चलिए काम करते हैं, हम नाम लिखते हैं सारे कॉर्नर्स का। ठीक है, बताइए इस फोटो के हिसाब से हमको लग रहा है ये वाला डी है, क्या बोलते हो? ये कौन है? डी है, ठीक है, इधर डी है। और इधर कौन है?
सी है, आई नीचे वाला कौन है, ए है, तो उधर कोनवा वाला कौन है, बी है। ऐसा हो गया, ये ए बी सी डी, ए बी सी इधर है और डी इधर है। अरे बोलो बाबू, चलो ठीक है, रुको समझो, नचा रहे हैं हम इसको। तो जब ये यहां है तो अभी इसकी वेलोसिटी किधर होगी, अरे इधर ही ना होगी। अरे यार इसका देखो ना क्या हो रहा है, इसका सर्कुलर मोशन ही ना हो रहा है। तो सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ, जब मान लीजिए कि ये यहाँ है, ऐसा नाच रहा है ये, तो इसकी वेलोसिटी इधर ही ना होगी। आप समझे क्या? अच्छा, वेलोसिटी इधर है, अब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों पैरेलल हो गया। इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? तो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड, अरे है तो पैरेलल ही ना, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। हाय देखिए, मतलब हुआ कि इस पूरे आर्मेचर कोयल में अभी कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं है। अभी ईएमएफ कितना है बताइए जल्दी? 0 ना। अच्छा, एक चीज और मैं समझा दूं कि जैसे लेंथ है जेड एक्सिस के अलोंग, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वेलोसिटी किधर चाहिए हमको? वाई एक्सिस में ना चाहिए। तो क्या इसका कोई कंपोनेंट, जैसे वेलोसिटी अगर ये v है, इसका कोई कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग आ पाएगा? अरे आ पाएगा? सुनो ना एक मिनट, जो ईएमएफ इसमें पैदा होगा VBL होगा, तो v कौन सा लेंगे, किस डायरेक्शन वाला लेंगे? अगर लेंथ है जेड के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स के अलोंग, तो वेलोसिटी कौन सा लेंगे? तो वी वाई बी इंटू एल होना चाहिए। तो इस इंस्टेंट पर बताइए, इस इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग आ पाएगा? यानी अभी ईएमएफ 0 होगा। थोड़ा नचाइए आप इसको, क्या बोलते हो? अभी थोड़ा नाचेगा ये, तो मान लो बाबू नाच के पहुंचा यहाँ, तो वेलोसिटी का जो अब डायरेक्शन होगा वो इधर ना होगा। ये तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इस वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट जो है बताओ वाई डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं? अरे तुमको कंपोनेंट तोड़ने आता है? तो सुनो ना एक मिनट, भी वाई थोड़ा सा बढ़ गया। अरे यहाँ भी वाई कितना था? पूरी तरीके से एक्स में था, तो वाई में कंपोनेंट 0 ही ना होगा। लेकिन यहाँ भी वाई थोड़ा सा आ गया। अब अगर भी वाई आ गया तो थोड़ा ईएमएफ भी आ जाएगा, बोल ना। तो मान लो कि अब जो ईएमएफ आया, वो ईएमएफ आया कुछ अपने से बोलो, मान लो 2 वोल्ट, कितना आया? अब सवाल है कि ईएमएफ की पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी? तो वेलोसिटी कहाँ है? दिस वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ईएमएफ ना, तो विच इज किधर? तो भी इज नीचे एंड बी इज उधर, तो अंगूठा इज इधर। तो दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट, तो इधर से करंट निकलेगा और इधर से होके जाएगा, यानी करंट जा रहा है सी से डी। आप समझे ही नहीं? हाँ, सी से डी, तो हम लोग लिखेंगे क्या बताइए? सी से डी, ठीक है। तो ईएमएफ मान लीजिए 2 वोल्ट आया, जो आइए मैं करंट का डायरेक्शन लिख रहा हूं, किधर करंट फ्लो करेगा? फ्रॉम सी से डी। अब थोड़ा सा हमने और रोटेट करा दिया, तो थोड़ा सा और रोटेट करा दोगे तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो कब इधर ना होगा। तो तुमको क्या लग रहा है, ये कंपोनेंट थोड़ा और बढ़ गया क्या? तो कंपोनेंट अगर थोड़ा और बढ़ गया तो ईएमएफ भी थोड़ा और, अच्छा, तो अब मान लीजिए कि ये जो ईएमएफ आ गया कितना आ गया बताओ ना? 4 वोल्ट ले लिया जाए। लेकिन बाबू बताइए, अभी भी वेलोसिटी है तो नीचे ही ना, मैग्नेटिक फील्ड है तो उधर ही ना, यानी अभी भी पॉजिटिव पोलैरिटी पे यही होगा, करंट अभी भी सी से डी ही जा रहा होगा। तुमको कुछ कुछ समझ में आ रहा है? चलो, हमने और नचा दिया, एकदम ऐसा कर दिया, यानी कि अब वेलोसिटी पूरी तरीके से कहाँ चला गया? वाई में ही चला गया। क्या बोलते हो? तो ये पूरा का पूरा वेलोसिटी ना पार्टिसिपेट करेगा। अरे बोलो, ये मैक्सिमम कंपोनेंट है, तो अगर ये भी वाई मैक्सिमम है तो ईएमएफ भी एकदम मैक्सिमम हो गया। ये देखिए ईएमएफ मैक्सिमम। अब मान लीजिए ये मैक्सिमम ईएमएफ जो है वो 5 वोल्ट आ गया, लेकिन अभी भी वेलोसिटी कहाँ है? नीचे है। अरे बोलो यार, हाँ, तो अभी भी सी से डी ही करंट जाएगा, अभी करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा नहीं।
अब थोड़ा और ना चाहिए आप इसको, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ना आ गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर आ गया, बोलो। तो अब इसका जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट ये होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कंपोनेंट अब पहले से छोटा हो गया? ओहो, ये फिर छोटा हो गया, तो ईएमएफ भी कम हो जाएगा। अब जो ईएमएफ होगा बाबू, ईएमएफ अब कम हो जाएगा, 5 वोल्ट से फिर कम होके कितना हो जाएगा? अच्छा, ये तुमको समझ में आ रहा है? कहाँ चला गया, किधर? रुक जा रुक जा रुक जा, 2 मिनट रुको, मैं चलाता हूँ फैन इधर। लेकिन अभी भी बताइए वेलोसिटी कहाँ है? नीचे है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अभी भी पॉजिटिव पोलैरिटी। ओ माय गॉड, इसका मतलब अभी करंट ने डायरेक्शन नहीं बदला, अभी भी वो सी से कहाँ जा रहा है? डी ही जा रहा है। ये देखिए, ये जा रहा है सी से कहाँ? डी। सुनिए, थोड़ा और ना चाहिए? और ना चाहिए? और ना चाहिएगा तो ये पहुंचेगा कहाँ? इधर। अब इसका जो कंपोनेंट आएगा वो इतना छोटा सा आएगा, तो कंपोनेंट और छोटा हो गया, तो ईएमएफ भी और कम हो जाएगा। चलिए, ईएमएफ कितना हो गया बताइए? 2 वोल्ट हो गया मान लीजिए, लेकिन अभी भी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो नीचे ही है। आप समझ रहे हैं? अभी भी इधर है, माने इधर से करंट जा रहा होगा, यानी सी से अभी भी कहाँ जाएगा? डी जाएगा। तो ये सी से डी। अब नचा के एकदम आधा चक्कर नचा दिया मैंने, आप देखिएगा ध्यान से, ये आधा चक्कर। वेलोसिटी कहाँ? मेरी तरफ। बताइए जल्दी, इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा? और वाई कंपोनेंट 0 होगा तो ईएमएफ कितना? ओहो, यानी ईएमएफ घट घट के हो गया। आप समझ रहे हैं क्या? अब मैंने इसको और नचाना जारी रखा, तो वेलोसिटी जो है इधर है, वेलोसिटी इज इधर, तो इसका कंपोनेंट इज ऊपर। हाँ, अब बताइए वाई कंपोनेंट थोड़ा बढ़ गया कि नहीं? वाई कंपोनेंट अगर बढ़ गया तो ईएमएफ भी अब तो 0 वोल्ट से होगा बेचारा कुछ 2 वोल्ट। लेकिन रुकिए 1 मिनट, अब वेलोसिटी किधर है बताइए? मैग्नेटिक फील्ड उधर है, अब अंगूठा इधर आ रहा है। अब दिस सी इज एट हाई पोटेंशियल एंड डी इज एट, अब करंट इधर से इधर जाएगा का मतलब अब डी से सी जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब हुआ कि करंट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया, ये डी से सी जाएगा। अरे बोलो ना, चलो थोड़ा और नचाओ। तो ये बताओ बढ़ गया? अगर भी बढ़ गया, हमको मतलब इससे थोड़े है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये समझ रहे हो? हमको मतलब इससे है, जो पहले लगातार बढ़ा, फिर अब लगातार घटा, फिर लगातार बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, कंपोनेंट थोड़ा बढ़ा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा। अब ईएमएफ हो जाएगा कितना बताइए? समथिंग 4 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन बताइए ना, वेलोसिटी है तो ऊपर है ना, अभी भी इधर ही, यानी करंट इधर जाए, रुको जाओ, हाँ इधर, मतलब डी से सी ही जाएगा। तो ये जा रहा है कहाँ? डी से सी। यहाँ पहुँच गए हम लोग। बताइए, एकदम मैक्सिमम कंपोनेंट आ गया, मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होगा, कितना हो जाएगा बताइए? 5 वोल्ट हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे? तब बताइए, अभी भी ऊपर ना है, तो डी से सी ही हो जाएगा। फिर थोड़ा और ना चाहिए, देख रहे हैं? तो कंपोनेंटवा पहले से तो कम ही ना होगा, तो ईएमएफ भी क्या होगा? कम होगा। अब ईएमएफ मान लीजिए कोई 4 वोल्ट हो गया, बोलो जल्दी, लेकिन अभी भी है कहाँ? ऊपर ही। रुको ना 2 मिनट में फैन चलाता हूँ। ऊपर ही होगा, तो इसका मतलब अभी भी डी से सी ही जाएगा। तो ये डी से कहाँ जा रहा है? सी। फिर और नचा दीजिए, इतना कर दीजिए, तो और नचा दीजिएगा, तो और कंपोनेंट छोटा हो गया, तो ईएमएफ और कम हो जाएगा, 2 वोल्ट कर लीजिए, लेकिन अभी भी वेलोसिटी है कहाँ? ऊपर। तो करंट अभी ऐसे ही जाएगा, डी से सी जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है क्या ये? और अब हमने एकदम ऐसा कर दिया, तो इसका मतलब फिर पहुंच गए हम यहाँ, फिर हम पहुंच गए हैं यहाँ जा। अब फिर आगे ना चाहोगे तो करंट अब डी से सी नहीं, अब सी से। ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कहानी है बाबू जा का जने। ठीक है, तो देखो क्या था, 1 मिनट सुनो इधर, मैं चला देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अरे 1 मिनट रुक तो जाओ यार, ये बात सुनते हुए जाओ। ओ लड़का, देखो बोलो, ईएमएफ कितना? कितना? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, अब कितना?
4 2 0। ये समझ में आ रहा है? वो क्या रहा है, ईएमएफ पहले बढ़ रहा है, बढ़ते 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 मैक्सिमम, और किधर मैक्सिमम, तो इधर मैक्सिमम। फिर अब वही ईएमएफ लगातार कम होते होते कितना, 0। अब फिर वही ईएमएफ, लेकिन अब किधर बढ़ेगा, उधर बढ़ेगा, अब इधर ना बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, और फिर घटते 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 0। तो जब ईएमएफ अपना डायरेक्शन बदल रहा है तो इस हिसाब से करंट भी तो अपना डायरेक्शन बदलेगा। आप समझ रहे हैं? और ईएमएफ अपना मैग्नीट्यूड अगर लगातार बढ़ा रहा है तो करंट भी अपना मैग्नीट्यूड लगातार, ईएमएफ अगर अपना मैग्नीट्यूड लगातार घटा रहा है तो करंट भी मैग्नीट्यूड लगातार घटाएगा। ये तुमको समझ में आया? यही वजह है कि जो मैं तुमको इसको हटा दूं ना मैं, चलो जिसको समझना था समझ लिया। यही वजह था कि मैंने बोला था कि जब आप किसी एसी सोर्स से किसी रजिस्टर को कनेक्ट करिएगा तो पहले तो ये करंट लगातार बढ़ेगा। अरे यार ईएमएफ लगातार बढ़ रहा है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, फिर वो करंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। 10 से 8, 6, 4, 2 करते हुए 0। अब फिर करंट अब इधर से ना जाके करंट अब इधर से जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम घटते। ये तुमको समझ में आया? तो ये था आपका एसी जनरेटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसका डेरिवेशन करेंगे, वो 2 लाइन का ही है। और हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है? जाइए, आओ चलाते हैं, आओ।